ये होती क्या है हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण। हम 25 करोड़, तुम 100 करोड़, ठीक है ना। तुम तो हमसे इतने ज्यादा। 15 मिनट पुलिस हटा लो, हम बता देंगे कि किसमें कितना दम है। ये बयान सुनिए, 10 साल पर पुराना बयान है अकबरुद्दीन ओवैसी का। ये वो स्टेटमेंट आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये अगर हम एक बार बयान सुना दे, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि ये हेट स्पीच है या नहीं है। इसको आप भड़काऊ भाषण मानते हैं, नहीं मानते, नफरत, ये जहरीला भाषण मानते हैं, नहीं मानते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की 15 मिनट वाली धमकी एक बार सुना दीजिए आप। हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। आपसे सवाल है, ये भड़काऊ है, ये हेट स्पीच है या नहीं है? मतलब कौन कितना ताकतवर है? मुसलमान भारी पड़ेगा, 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर देखते हैं। ये नफरत से भरा जहरीला बयान 10 साल पहले था। ये आज मैंने इसलिए सुनाया, अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से, जूनियर ओवैसी की तरफ से बयान दिया गया था। आज 10 साल बाद हेट स्पीच के इस मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया। हो सकता है आज आपको भरोसा ना हो जो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। हेट स्पीच के मामले में एक्विटल हो गया है अकबरुद्दीन ओवैसी का। 10 साल बाद हेट स्पीच के मामले में, जिसको अभी आप सुन रहे थे, जो नफरत से भरा जहरीला भाषण था, इसमें कोई डाउट नहीं, नफरत थी, जहर था, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ये स्टेटमेंट था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, देखते हैं फिर क्या होता है तुम्हारा, भारी पड़ेंगे, वो जहरीला बात। लेकिन 10 साल बाद हेट स्पीच के इस मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया, यह एक बड़ी चीज। यह भी बताया जा रहा है कि अभियोजन पक्ष वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर पाया। टुकड़ों में वीडियो था, पूरा वीडियो नहीं था, गवाह भी मुकरे, जिसके बाद सबूतों के अभाव में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया है। बड़े भाई असद ओवैसी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को MP MLA ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी किया है। और मैं हमारे पूरे वकलाओं की टीम का, ख़ास तौर से अब्दुल अज़ीम साहब का और उनके तमाम जूनियर्स का, और जो सीनियर लॉयर्स हैं जिन्होंने बड़ी हमारी मदद की हमको इस लीगल केस में, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाम की दुआएं आज कारआमद साबित हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अकबरुद्दीन साहब इस केस से बरी हुए। आपके जहन में भी यही होगा, मेरे जहन में भी यही कि भाई ये हेट स्पीच नहीं है तो फिर क्या होती है हेट स्पीच? हरिद्वार धर्म संसद, फिर वो भी हेट स्पीच नहीं है। फिर यति नरसिंहानंद जो आए दिन जिस तरह की भड़काऊ बात करते हैं, फिर वो भी हेट स्पीच नहीं है। फिर हेट स्पीच की परिभाषा क्या है, मैं तो आज समझने आया हूं। आज डिबेट से ज्यादा देश ये जानना चाह रहा है, फिर ये हेट स्पीच नहीं है तो फिर हेट स्पीच क्या है? नुपुर, आप समझा सकती हैं? सुबूही है मेरे साथ, कादरी जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष। नुपुर, फिर ये हेट स्पीच नहीं है तो फिर क्या होती है हेट स्पीच?
अमन नमस्कार, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इनफैक्ट मैं इससे ही शुरू करना चाह रही थी। फिर धर्म संसद के पीछे क्यों लोग इतना पड़ते हैं, क्यों इतना प्रेशर बनाते हैं कि नरसिंहानंद को आप यति नरसिंहानंद को अरेस्ट कीजिए, उनके ऊपर इतनी सारी एफआईआर जबकि करती है बकायदा। उत्तर प्रदेश में एक जिले में 3 अगर एफआईआर दर्ज हुई तो जो उत्तराखंड में धर्म संसद हुई उसके बाद बकायदा एफआईआर होकर अरेस्ट भी हुई। अब कोर्ट जाने की किसको बेल देनी नहीं देनी है, लेकिन मैं खुद शॉक्ड हूं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे तथ्य मैं सामने रखना चाहूंगी। ये जब हेट स्पीच इनकी 2012-13 की जो है अकबरुद्दीन ओवैसी की, तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। चार्जशीट कितने दिनों में फाइल हुई? 4 साल के बाद चार्जशीट फाइल हुई। जबकि क्रिमिनल केसेस में बकायदा बोला जाता है कि आप जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द अपनी चार्जशीट फाइल कीजिए। तो ये तो मैं पूछना चाहूंगी, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं है क्या आज अमन? उनसे पूछेगा जरूर कि ऐसा क्या ढील छोड़ी, क्योंकि इसी इनकी स्पीच का एक हिस्सा है कि मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, कोई भी सत्ते की गद्दी पे विराजमान हो जाए, वो हमारे पैरों के नीचे बैठेगा, शरण हमारे तलुए के नीचे लेगा। ये भी इसी स्पीच का हिस्सा है। तो क्या ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस हो या कोई तमाम पार्टी हो, आखिरकार हेट स्पीच हो या कुछ भी हो, दंगाई भाषण हो, भड़काऊ भाषण हो, अकबरुद्दीन को तो पाक साफ निकलना ही था। दूसरी बात, हाँ, मैं खुद एक वकील होने के नाते जरूर पूछना चाहूंगी कोर्ट से, मैंने जजमेंट नहीं पढ़ा अमन, लेकिन इतना जरूर पूछना चाहूंगी, एफएसएल की रिपोर्ट में ये पूरा वीडियो गलत नहीं पाया गया है, पाया गया है कि सही है। इसमें कोई हाथ ऐसा नहीं डाला गया कि इसको फैब्रिकेट किया क्या हो। तो इसकी तय तक जाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मतलब धमकी नहीं है तो क्या है? तो ये 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदू को क्या सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, क्या हिम्मत दिखाने की बात कर रहे हैं? इसकी तय तक जज साहब क्यों नहीं गए? हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो भी बात कर रही हूं, मैं बिना जजमेंट पढ़े कर रही हूं। मैं 2 फैक्ट्स दे दूं आपको नूपुर। 2 फैक्ट्स है मेरे पास। एक तो ये कि लैक ऑफ एविडेंस, सबूतों के अभाव में, नंबर 1। नंबर 2, वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑथेंटिसिटी को पुलिस प्रूफ नहीं कर पाई। ये 2 फैक्ट्स है मेरे पास। वैसे इन्होंने भी डिनाई नहीं किया अकबरुद्दीन ने कि मैंने ऐसा बोला नहीं है, मगर हाँ, मतलब ये तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी नहीं बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन फिर भी पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि अकबरुद्दीन ने ऐसा बोला है। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑथेंटिसिटी पुलिस ने, तो आप कह रहे हैं कि बचाया गया बेसिकली, ऐसे सबूत नहीं दिए गए। जैसे ये कमाल की बात है कि नहीं अमन? सिख नरसंहार हुआ, कमीशन ऑफ इंक्वायरी पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी, एक के बाद एक कमीशन इंक्वायरी में जब सबूत और तथ्य पार किए गए, एक से दूसरे पे भेजे गए, तो तथ्य कम होते गए। अरे सैकड़ों साल लग गए, मैं कहूंगी कि इसकी तह तक पहुंचने के लिए कि कांग्रेस का कोई नेता इसमें लिप्त था भी कि नहीं था। इन लोगों के कहने से नरसंहार हुआ भी था कि नहीं हुआ था? दंगे तो ये थे नहीं, नरसंहार था। उसी तरीके से मैं ये 4 साल बाद वाली जो चार्जशीट फाइल हुई है, मैं आपको एक बात बता दूं, तो जो सेक्शन एफआईआर में पाए गए थे उनमें उनका चार्जशीट में नामो निशान तक नहीं था। तो आप ये कह रहे हैं कि बात भी मैं पढ़ चुकी हूँ अखबार में। ये आप ये मुझे समझा रही हैं कि ये पुलिस ने अभियोजन पक्ष ने प्रोसिक्यूशन ने सबूत नहीं पेश किए, बचाया और फिर कोर्ट को बरी करना पड़ा। मतलब आप ये मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, चक्रपाणी महाराज भी हैं, अली कादरी जी भी हैं। मैं तो ये कहूंगी शक के दायरे में सब है, शक के दायरे में सब है, शक के दायरे में सब है फिलहाल। नहीं, लेकिन ये हेट स्पीच तो है ना ये, क्योंकि मेरे ख्याल से कोर्ट ने ये नहीं कहा ये हेट स्पीच नहीं है, कोर्ट ने कहा सबूतों के अभाव में बरी कर रहा हूं। तो कादरी जी, पहले मैं आपके पास आ जाता हूं। ये हेट स्पीच तो है ये, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखते हैं किसमें कितनी ताकत। हम 25 करोड़, तुम 100 करोड़, ये हेट स्पीच है, हाँ या ना? कादरी जी। देखिए अमन साहब, ये क्वेश्चन अगर आप मजलिस के किसी प्रवक्ता से करते, एमआईएम के किसी प्रवक्ता से करते तो शायद बेहतर होता, क्योंकि एमआईएम पार्टी के दो जो है नेशनल प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्सपर्सन है, वो लोग इस बारे में सही जवाब आपको दे पाएंगे, क्योंकि वो पार्टी के उनके नेता हैं। मैं तो जो है भारत ये तो की कोई भी बता एकता सकता की है। बात मेरे साथ है करूंगा। ऑल इंडिया एमआईएम से मेरे साथ पवन राव जी हैं, मैं जाऊंगा उनके पास। लेकिन ये हेट स्पीच है या नहीं है, भड़काऊ है या नहीं है? जैसे हरिद्वार धर्म संसद बहुत भड़काऊ लग रही थी ना आपको, तो बस उसमें ऐसा तो नहीं था कि मैं सिर्फ हरिद्वार वालों से पूछूंगा हरिद्वार धर्म संसद का बयान भड़काऊ था या नहीं, मैं सिर्फ हरिद्वार वालों से पूछूंगा, ऐसा तो नहीं है।
आप आ रहे थे ना, बिन बुलाए मेहमान बोलते थे भड़का हुआ है, अमन जी भड़का हुआ है, तो बोल दीजिए ना ये भड़का हुआ है या नहीं है। कादरी जी सम्मान से, कादरी जी तो भड़का सुन हुआ है या लीजिए नहीं ना। है। जी जी अब हम नहीं, अब मैं ये कहूंगा कि कोर्ट सही है या आप सही है। नहीं, कोर्ट सही है। मैंने कब बोला कोर्ट गलत है? कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया है। कोर्ट ने नहीं कहा कि हेट स्पीच तो नहीं फिर है। कोर्ट ने जब उन्हें बाइज्जत बरी किया है तो फिर आपको मेरे को जानना चाहिए, मानना चाहिए कि है। वो बिल्कुल ये काम नहीं किए। ठीक है, मतलब ये हेट स्पीच नहीं है। 25 करोड़ 100 करोड़ को मतलब वो ताकत दिखाएंगे और फिर वो सारी, ये हेट स्पीच नहीं है, वो अच्छी चीज है। फिर हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच नहीं थी मतलब। नहीं, आप कई बार मुझसे अकबर ओवैसी साहब के बारे में सवाल कर चुके हैं और मैंने ये कहा था कि कोर्ट में जो है मामला चल रहा है, कोर्ट जो भी डिसीजन देगा आप में उसको मानेंगे। नहीं, छोड़िए ना, तो जब अकबरुद्दीन कोर्ट ने ओवैसी, उन्हें असद बरी कर ओवैसी, दिया तो बात उसकी नहीं खत्म। है। बात उसकी नहीं है, समझिए आप कादरी जी, आप समझिए। मैं अक्सर आपके साथ डिबेट करता हूं, आप बहुत वोकल होते हैं कि नहीं अमन जी ये भड़काऊ था। हरिद्वार धर्म संसद में देखिए क्या बोला गया, भड़काऊ। तब आपका क्या लेना देना था? जब मैं आपसे पूछता था तब तो बड़ा चीख चीख कर कहते थे भड़काऊ भड़काऊ भड़काऊ। देखिए अब मैं आपसे साहब, पूछ रहा हूं ये भड़काऊ है या नहीं है? अकबर बस ओवैसी- इतना। नहीं, कोर्ट के आगे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता ना। कोर्ट ने ये थोड़ी ना कहा कि भड़काऊ नहीं, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया है। अब आपको ये लग रहा है अमृत बरस रहा था, ये वो बस बरी शांति कर दूत दिया, है, बात बहुत बड़े खत्म। जूनियर ओवैसी। कोर्ट का फैसला क्लीन चिट है क्या? अच्छा ये विष्णु जैन समझा कोर्ट देंगे ने मेरे ख्याल बरी से। कर दिया, खत्म हो गई बात। अच्छा खत्म हो गई, फिर मतलब ये तो लाइसेंस मिल गया क्या? फिर ये तो फिर मेरे को नहीं समझ आ रहा। मैं विष्णु जैन, आप तो एडवोकेट भी हैं, कोर्ट ने क्या क्लीन चिट दे दी? मतलब सबूतों के अभाव में बरी करने का मतलब क्या है? ये हेट स्पीच नहीं है? अमन जी, जी जी विष्णु अमन जी, जैन। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत जिम्मेदारी से। अभी ये पूरा फैसला आएगा, हम इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, पर अभी तक जो बात उभर के सामने आ रही है, कोर्ट ने ओवैसी साहब को जो एक्विटल दिया है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ एविडेंस दिया है। Yes. और आपके चैनल पे मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां की प्रोसिक्यूशन की है। और इतना बड़ा ड्रामा हम लोगों के साथ करने की जरूरत नहीं थी। 2013 से लेकर 2022 तक आपने ये ट्रायल चलाया। इससे अच्छा तो अखिलेश यादव थे जो एक्विटल देते, जो केस विड्रॉ कर लेते थे आतंकवादियों के खिलाफ, ऐसे विड्रॉ ही कर लेते। ये तमाशा, ये ड्रामा क्यों किया हम लोग को बताने के लिए कि हम वहां पे ट्रायल चला रहे, केस चला रहे, और उसके बाद केस को वीक किया गया। बिल्कुल ये केस को वीक किया गया है। जो मेरी बहन यहाँ पे नूपुर जी कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी। और इसके खिलाफ मैं एक बात आपके चैनल से और कहना चाहता हूं, इसके खिलाफ सीआरपीसी की सेक्शन 372 और सेक्शन 378 के तहत अपील लाई करती है, और इसकी अपील हम फाइल करेंगे। हिंदू समाज के लोग फाइल करेंगे, और कोई नहीं फाइल करेगा तो मैं फाइल करूंगा, क्योंकि मेरे लीगल ओपिनियन में, मेरे दृष्टिकोण में ये सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच है। अमन जी, दिक्कत आज मुझे इस पैनल पे जब मैं बाकी लोगों को सुन रहा था, विष्णु एक मैं लीगल एस्पेक्ट समझना चाह रहा हूं। विष्णु एक लीगल एस्पेक्ट, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। जो अभी कादरी जी कह रहे थे कि सबूतों के अभाव में बरी, क्या ये कहना है कि ये हेट स्पीच नहीं है? देखिए, अगर कोर्ट किसी को बरी करती है तो पहली बात, सबूतों के आधार पे बरी अगर करती है तो उसकी अपील लाई करती है अपीलेट कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के अपील लाई करती है, और उनको भी वही पावर होती है पूरा ट्रायल करने की। तो अगर ये ऐसा समझ रहे हैं कि ये लास्ट कोर्ट है और इनको एक्विटल मिल गया और बात यहाँ पे खत्म हो गई, तो लेट मी टेल यू ये रॉन्ग है, और इसके अगेंस्ट अपील प्रोवाइडेड है सीआरपीसी में सेक्शन 372 और 378, और अपील फाइल होगी। अपील फाइल होगी, इस देश के बहुसंख्यक समाज को न्याय मिलेगा। और एक बात और अमन जी मैं कहना चाहता हूं, जब अयोध्या में राम मंदिर में फैसला आया था और वहां पे लोगों को एक्विटल दिया था, तब तो ओवैसी साहब ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया था, तब तो उन्होंने बहुत न्याय की मांग की थी। आज ये यहाँ पे आपके सामने क्या ढोंग रचा रहे हैं कि हमें कोर्ट के जजमेंट पे विश्वास है। ये बात तो इन्होंने राम मंदिर के फैसले के टाइम पे भी कही थी कि जो कोर्ट फैसला देगा हमें वही विश्वास होगा, और उसके बाद कोर्ट के फैसले को ना मानने के जितने बयान है वो आपके सामने, वो सब हम सबके सामने। अगर यही एग्जाम्पल है कि कोर्ट में इतनी आस्था है, तो फिर बाबरी केस में 31 आरोपियों को बरी किया गया। बाबरी विध्वंस केस में तो मतलब बाबरी ढांचा तो कोई साजिश के तहत गिरा ही नहीं था। फिर कादरी जी बोलेंगे आज, मेरे ख्याल से कोर्ट में बड़ी आस्था है ना, मैं अगर गलत नहीं हूं, आडवाणी समेत 31 आरोपियों को बाबरी विध्वंस केस में बरी किया गया। तो कादरी जी फिर विवादित ढांचा बाबरी जो गिराई गई वो कॉन्स्पिरेसी नहीं थी ना इसका मतलब, क्योंकि कोर्ट में बहुत आस्था है आपकी कादरी जी, इसलिए पूछा था बस। सुनिए अमन जी, गुजरात के 2002 के फसादात में कोर्ट ने बरी किया, क्या हमने कुछ कहा?
बाबरी मस्जिद के मामले में हमने तो पहले कह दिया था जो कोर्ट का आदेश होगा हम उसको कबूल करेंगे। हमने कबूल किया। आज राम मंदिर वहाँ पर तामीर हो रही है। मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में जितने आरोपी थे, एक बार बोल दीजिए, बाबरी विध्वंस कोई बरी साजिश किया। नहीं थी। एक बार बोल दीजिए जी, बाबरी विध्वंस कोई साजिश नहीं थी। क्या बोले आप? बाबरी विध्वंस विवादित ढांचा नहीं साहब, विध्वंस, साजिश बाबरी की विध्वंस नहीं। कोई देखिए, कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। एक कोर्ट बार ने बोल दीजिए। जिसको कोर्ट ने सुनिए, कोर्ट जी। ने जिसको बरी कर दिया मैं उस पर टिप्पणी करूंगा ही नहीं ना। तो फिर नहीं तो फिर ये क्या बात हुई? मक्का मस्जिद अब- का अब- ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर कादरी लोगों जी, को अब बरी देखिए किया ये क्या गया। बात हुई? अब देखिए क्या कड़वा हमने कड़वा कुछ गप, कहा? मतलब मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, मतलब इस केस में कोर्ट बढ़िया, उस केस में अब आप बोलिए भाई बाबरी केस में, समझिएगा मेरे पूरे सवाल को। ना। बाबरी, सुनिए पूरा सवाल। बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी समेत 31 आरोपियों को बरी किया गया, मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। आपकी कोर्ट में आस्था है ना, तो बोलिए बाबरी विध्वंस कोई साजिश नहीं थी। बोल दीजिए एक बार। बिल्कुल है, बिल्कुल कोर्ट में सुनिए साहब, कोर्ट में आस्था बिल्कुल रखते हैं और कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम कभी ना गए हैं ना सर, जाएंगे। बोलिए ना फिर कादरी कोर्ट जी, ने बाबरी आडवाणी विध्वंस जी कोई को बरी बाबरी किया, विध्वंस कोई तो साजिश बरी नहीं थी। किया। बोलिए बाबरी विध्वंस कोई साजिश नहीं अब थी। आप जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद कुछ नहीं है। आप फिर जिस तरीके सारे बरी से हो गए, अकबर सीमानंद ओवैसी से लेकर साहब लेफ्टिनेंट के- कर्नल श्रीकांत सुनिए ना पुरोहित, सर। हिंदू आतंकवाद मामले में सारे बरी हो गए। आपकी कोर्ट में सुनिए ना आस्था है, सर। बोल दीजिए फिर हिंदू आतंकवाद नहीं है। फिर सुनिए ना सुनिए ना, तो जी, मैं जी, कह जी, रहा हूं सुन कि रहा आप हूं, जिस तरीके प्रभु। से कह रहे हैं कि लैक ऑफ एविडेंस की तरफ से अकबर ओवैसी साहब को बरी किया गया है, जी। आडवाणी जी को भी बरी किया गया, हाँ। और फिर जो है तो ये गुजरात hate के speech नहीं थी, फसादात तो वो के बाबरी लोगों को भी विध्वंस बरी साजिश किया नहीं गया। थी। सारों को बरी किया गया चलिए। और हम कोर्ट का आदर करते हैं, कोर्ट के फैसले को मानते हैं। तो एक बार बोल दीजिए ना बाबरी विध्वंस साजिश नहीं थी। बोल दीजिए ना, है हिम्मत तो, कोर्ट पर भरोसा है ना बड़ा। ना साहब, मैं कोर्ट के फैसले का आदर करते हुए खामोश बैठ गया। तो इसमें आपको भी खामोश बैठना है, मुझे भी खामोश बैठना है। अरे तो प्रभु ये भी तो हेट, ये थोड़ी, तो फिर ये हेट स्पीच नहीं थी, तो बाबरी विध्वंस साजिश नहीं थी। कह चक्रपाणी महाराज भी है। मैं नुपुर आपके पास आ रहा हूं। एक देखिए कमेंट साहब, चक्रपाणी महाराज आप- का। चक्रपाणी महाराज जी, फिर ये हेट स्पीच नहीं है ना? फिर आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं। कोर्ट तो कह रहा है हेट स्पीच है ही नहीं भाई, मतलब कोर्ट ने ये नहीं कहा हेट स्पीच नहीं है, कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने बरी कर दिया। अमन जी, जी, जी। अमन जी, देखिए नुपुर आ रहा ऐसा है, कादरी साहब जो बोल रहे हैं, इनका मतलब बस यही है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। सवाल इस बात का है कि इनका जो भी ओवैसी चाहे दोनों बंधुओं में जो हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने की जो प्रतिस्पर्धा चलती है, कभी अभी तो सब छोड़ दीजिए, अभी चुनाव के समय क्या बोला था सुदीन ओवैसी ने? सीधा बोला था कि हिंदू ये समझ लो जब मोदी और योगी नहीं रहेंगे तो क्या हाल होगा। सवाल इस बात का पूरा देश दुनिया जानता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने किस प्रकार से हिंदुओं को चैलेंज किया था। उसमें द हिंदू के जो संस्थापक है अजय गौतम, जो मेरे छोटे भाई है, उन्होंने जा करके पूरी प्रमाण सहित उसपे कोर्ट में वहां पे लगाया था। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के जो एजेंसी है उनकी कमी है और कहीं ना कहीं वो दबाव में होंगे। माननीय कोर्ट के पास तो जो साक्ष्य के आधार पे देना है, तो माननीय कोर्ट को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट पे हमेशा टिप्पणी करने का काम असुद्दीन ओवैसी किए हैं। चाहे हिजाब का मामला हो, देखो अभी तो स्वागत कर रहे हैं हिजाब वाले मामला पे, कहा कि जी अभी ऊपर हम अपील करेंगे। राम मंदिर के निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट से आया, सीधा उन्होंने बोला एक दिन समय आएगा कि जब हम पलट देंगे पासा, फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सवाल यह है कि जो हेट स्पीच की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, इनमें दोनों भाइयों में प्लस इनके पार्टी में, बंगाल में 2 विधायक जीते हैं, वो कहता है ये वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, और राष्ट्र की वो शपथ नहीं लेता है, वो दूसरे तरीके से लेता है। तो कहने का मतलब हेट स्पीच का अगर कहीं ध्यान है, कहीं पूरी एजेंसी है हेट स्पीच का, तो असुद्दीन ओवैसी चक्रपाणी महाराज की ये तो पार्टी है। चक्रपाणी महाराज, इसको तो फिर ऐसे लीजिए ना भाई, अब हेट स्पीच, नो वन गेव हेट स्पीच, मेरा आज का हैशटैग भी है। फिर हेट स्पीच है ही नहीं है, हेट स्पीच का पोल कल्पना है, हेट स्पीच कभी किसी ने दी नहीं। फिर तो हरिद्वार धर्म संसद वाली भी हेट स्पीच नहीं थी, फिर यति नरसिंहानंद ने भी हेट स्पीच नहीं, फिर कालीचरण ने भी कुछ नहीं किया था। फिर बात ही खत्म। सुबुई जी भी जेल चले गए। इसका फैसला कोर्ट करेगा सर। नुपुर आ रहा हूं मैं, एक कमेंट सबका ले लूं, फिर मैं नुपुर आपके पास आऊंगा। सुबुई खान, अमन जी का कितना प्रभाव अभी प्रैक्टिसिंग लॉयर है, सुबुई आप समझाइए। करें प्लीज। हमारे हिंदू हाँ, ठीक जेल चले गए। ठीक है सुबुई खान, अरे सबूतों के अभाव में बरी, जी सबूतों के अभाव में बरी, हेट स्पीच नहीं थी फिर ये? जी जी
जी अमन, सबसे पहले तो मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं इस जजमेंट से। और जैसा कि नुपुर ने बोला कि जब एफएसएल रिपोर्ट में ये मान लिया गया है कि वो जो ऑडियो वीडियो थी वो डॉक्टर्ड नहीं थी और वो मान लिया गया है कि वो उन्हीं की थी, तो फिर किस तरह के सबूतों का जो कोर्ट या जज थे वो इंतजार कर रहे थे। आई एम सरप्राइज्ड, बट आई एम श्योर कि इस पर अपील वाजिब है और अपील डाली भी जाएगी और इस पे हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। देखिए, एक चीज हो जाए तो हम मान सकते हैं कि जी आज हो गया, लेकिन मैं आपको एक पूरा पैटर्न दिखाऊंगी कुछ उदाहरण देकर। अच्छा, अगर कोई मुसलमान के खिलाफ कोई हेट स्पीच दे देता है तो ओहो देखो भारत में क्या हो रहा है, जैसे आपने अभी बोला धर्म संसद गिरफ्तार करो, ये करो वो करो, और दूसरे संप्रदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच दे देता है तो हमें क्या, या देखेंगे या हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहने हुए कोई रैंडम व्यक्ति भी कोई अपराध कर देता है तो भगवा आतंकवाद हो जाता है। लेकिन एक पूरा पैटर्न है कि इस्लाम के नाम पर एक रैडिकल इस्लामिक स्टेट की मानसिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, आतंकवादी बनाए जा रहे हैं, पूरा विश्व त्रस्त है। लेकिन बोलते हैं टेरर हैज नो रिलीजन। एक्सेप्शंस को रूल बना देते हैं। एक मुसलमान बच्चे को कोई धक्का दे दे तो मॉब लिंचिंग हो जाती है। लेकिन हजारों की तादाद में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो, अत्याचार हो, उन्हें विस्थापन करना पड़े, उनका मास रेप मर्डर स्लॉटर हो जाए, कहते हैं जांच होने दीजिए। यहाँ तो कोर्ट ने अमन देखिए, मैं ये बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ इस जजमेंट से। ये मेरा एक संवैधानिक अधिकार भी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी और एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी, कि एक ऐसी चीज जो बिल्कुल सीधा सीधा आंखों के सामने दिख रही है कि वो व्यक्ति बोल रहा है, अब ये क्या 25 कौड़ 100 कौड़ नामर्दों की फौज, श्री राम, आपने तो पूरी नहीं दिखाई है, श्री राम श्री कृष्ण भाग्य लक्ष्मी, भगवानों को अपमानित किया है। बहुत भड़काऊ स्पीच थी, बहुत भड़काऊ स्पीच थी, कहीं से कहीं तक देवी देवताओं को गाली। एब्सोल्युटली। और ये चार मीनार तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारे बाप का है, मतलब दंगा भड़काने वाली प्रोवोकेटिव। अच्छा देखिए, आज पैनल में एक शख्स मुस्कुरा रहा है, उसको आप पहचान सकते हैं, एक ही शख्स है जो मुस्कुरा रहा है, एक के चेहरे पर मुस्कान है। मुझे तो वो ऑल इंडिया एमआईएम के मेहमान है, वो जो मुस्कुरा रहे हैं। ऑल इंडिया एमआईएम से मेरे साथ पवन राव अंबेडकर जी हैं। पवन राव अंबेडकर जी, मतलब ये जो आप एंडोर्स करते हैं जो बोला था अकबरुद्दीन ओवैसी ने, जो भाषण था वो सही था क्या? क्लीन चिट मिल गई, वो बरी हो गए, ठीक, अलग बात, कोर्ट का फैसला। लेकिन जो उन्होंने बोला, आप उसके साथ हैं क्या कि 25 करोड़ 100 करोड़ पर भारी और ताकतवर और सारी चीजें? पवन राव जी। अमन जी आपके दर्द और कष्ट को मैं समझ सकता हूँ। आज आपको बहुत ही दर्द और कष्ट है, इस चीज का एहसास है मुझे। आपकी जो भावनाएं रही हैं, आपने जो टीआरपी मेंटेन की है इन द नेम ऑफ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच को लेकर के, उसको लेकर के आपको बड़ा कष्ट है। आज आपको दर्द को मैं बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ। मैं इंडोर्स, क्या आप जंतर मंतर पर जिस तरह के भाषण, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या आप उसको इंडोर्स करते हैं? क्या हरिद्वार में जिस तरह से लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने के लिए कुछ साधु संतों ने जो है जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या आप उसको इंडोर्स करते हैं? क्या रायपुर में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इतना लंबा सवाल मत पूछिए, आराम से ब्रेक लगाइए। मैं नहीं करता, चलिए मैं नहीं करता। हरिद्वार धर्म संसद के भाषण को मैं इंडोर्स नहीं करता। अब आप बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण को इंडोर्स करते हैं, हाँ या ना? नहीं, आप इंडोर्स करते हैं। नहीं, मैं नहीं करता भाई, मैंने 10 बार बोला, मेरे चैनल डिबेट देखा करिए, सुना करिए। अकबरुद्दीन ओवैसी से ज्यादा मुझे सुनिए, थोड़ा सद्भाव का ज्ञान होगा आपको, अपने नेता को कम सुना करिए। मैं बोल रहा हूँ हरिद्वार धर्म संसद में गलत बोला गया, आप बोलिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बोला सही या गलत? आप एंडोर्स करते हैं या नहीं करते? क्या आप प्रवेश वर्मा साहब के स्टेटमेंट को इंडोर्स करते हैं? सवाल करते हैं। मैं बोल रहा हूँ गलत, मैं बोल रहा हूँ गलत, आप बोलिए सही है गलत। अब आप बोलिए, आपके अंदर हिम्मत है तो गलत। आप लोग बचाते हैं, प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ कोई धर्म नहीं होता ना हेट स्पीच का। आपकी नजर में हेट स्पीच का धर्म होता है कि मुसलमान धमकाएगा तो अमृत बरस रहा है, मुसलमान धमकाएगा तो शांति दूत है, मुसलमान धमकाएगा तो वो अमृत बरसा रहा है, वो शांति दूत है, और अगर हिंदू धमकाएगा तो आसमान टूट जाएगा, वो नफरत फैला रहा है, जहर फैला रहा है। बिल्कुल समझ रहा हूँ, कोई नफरत नहीं फैला रहा है। अच्छा, कोई नफरत नहीं, बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त, आपको बता दें, देवघर में जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, जिनकी तरफ से किया गया था, उनसे बात कर रहे हैं लगातार। वो तस्वीरें भी हमारे साथ आ रही हैं।
वो तस्वीर एक बार हम दिखाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने तुरंत अपनी अलर्ट टीम को लेकर 1835 बजे वहां पे पहुंचा और मैंने देखा कि स्थानीय लोग और स्थानीय जो प्रशासन है वो रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। हमारी टीम भी तुरंत समय खराब किए बिना रेस्क्यू वर्क में जुट गई और उसी दौरान हमने एक पुरुष और एक घायल महिला को रेस्क्यू किया और सुरक्षित मेंटेनेंस ट्रॉली के माध्यम से उसको नीचे लेके आए और फर्स्ट एड देने के बाद उसको ब्रदर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उसके बाद मैं एज ए टीम कमांडर गया और टीम घटनास्थल का मैंने जायजा लिया, देखा कि अंधेरा काफी हो चुका था और जो फंसी हुई जो ट्रॉलियां थी ग्राउंड लेवल से काफी हाइट पे थी, तो उस समय में फॉक्स करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो हमें जिला प्रशासन से निर्देश मिला कि अभी रात में जो फंसी हुई ट्रॉलियां हैं उनको खाना और पीना की व्यवस्था करना है। तो हमारे जवानों द्वारा इमरजेंसी ट्रॉली जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समानांतर लगी हुई है, उसी ट्रॉली में राशन लेके हमारे जवान गए और सभी से बात की। फंसी हुई 12 ट्रॉलियों में से 6 ट्रॉलियों में हम गए और जवानों को थ्रोइंग मेथड से पानी की बोतल लेंगे। किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर? तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर। जी हाँ, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बता देंगे किसमें कितनी हिम्मत है। ये भड़काऊ नहीं है, ये हेट स्पीच नहीं है या नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने बरी कर दिया है। मेरे साथ बड़ा पैन है, नुपुर आप बोलिए आप नुपुर। ब्रेक के पहले आप बोलना चाह रही थी, बोलिए अब आप। अमन, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। हाँ बोलिए। अगर ये हेट स्पीच नहीं है तो मेरे हिसाब से तो खामखा ये लोग अनुराग ठाकुर जी, कपिल मिश्रा जी, उन्होंने ऐसा क्या कहा था, देश के गद्दारों को क्या प्यार करोगे घर में बुला के उन लोगों को, या फिर कपिल मिश्रा जी जो हमारी राइट टू फंडामेंटल पैसेज वे है, जो हम जो काम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनका गैर कानूनी तरीके से रास्ता रोक देने के खिलाफ कुछ बोलना, या वो हेट स्पीच थी? क्यों पड़े रहते हैं ये लोग कपिल मिश्रा जी और अनुराग ठाकुर जी के पीछे? यामन जी, मैं पूछना चाहूंगी, जंतर मंतर पे एक कार्यक्रम हुआ था, हमारे दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता नेता एवं वकील है वो खुद, वो वहां मौजूद थे, उन तक के ऊपर केस दर्ज कर दिया, उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया था? और मैं प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लूं अमन, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। क्या एक विशेष समाज को आपने गद्दारों के मौका देंगे उन्हें बताने का? एक एक करके बोल लेते हैं। और मैं ये अधिकार किसने दिया है किसी को कि किसी एक विशेष समाज को आपने देश के गद्दारों में डाल दिया है? 100 करोड़ हिंदुओं को मदद चुकाने का अधिकार किसने दिया? ये विशेष समाज को गद्दार बता रहे हैं भाई। ये देखिए, आप बोल सकती हो अपनी बात। गद्दारों का धर्म होता है क्या? 100 करोड़ हिंदुओं को मदद चुकाने का अधिकार किसने दिया? 15 मिनट पुलिस हटाने की धमकी देने का अधिकार किसने दिया? अमन, इनको चुप कीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देश में जो शासन, अमन, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। पवन राव, गद्दारों का धर्म तो होता ही नहीं है, आपको धर्म बता रहे हैं। तो ये भी गद्दार है क्या? गद्दारों का धर्म होता है क्या? देश के गद्दारों को आप भी गद्दार है क्या? कार्य चलाना चाहते हैं? बिल्कुल आप क्यों ललकार खाए पड़े हैं? आप भी गद्दार है, आपको ललकार दी है क्या? आपको कौन सी सुई चुप गई? अच्छा, गद्दारों को कैसे पहचानिए, मैं आपको बताऊंगा आगे, आपकी मदद करूंगा, मैं आपको बचाने का मौका दूंगा। एक एक करके बोल लेते हैं। पवन राव गद्दारों के खिलाफ बोल रही है, आपको क्या दर्द हो रहा है भाई? बात कंप्लीट करने दीजिए अमन। गद्दारों के खिलाफ बोल रही है, आपको क्या दर्द हो रहा है? कष्ट बताइए ना, देश का गद्दार है कौन? तो आपको बता दूंगा कैसे पहचानिए। उनको भी पहचानने के तरीके हैं, मैं बताऊंगा आपको पवन भाई, आपको बताऊंगा मैं आपको पवन भाई बताऊंगा। रुकिए ना, रुकिए तो सही, बताऊंगा वो तरीके भी बताऊंगा कि कैसे पहचाने देश के गद्दारों को। और गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता है पवन। हाँ, पहले इसको डिफाइन अरे बताएंगे आपको पवन भाई, उनको भी पहचानने के 10 तरीके हैं। जो भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाए, वो देश के गद्दार हैं। जो दंतेवाड़ा में 76 जवानों की शहादत पर जश्न मनाए, वो देश के गद्दार हैं। सर 10 तरीके बताऊंगा मैं आपको, छोड़िए ना, बस करिए, आपको बचाने का मौका दूंगा मैं। नुपुर बोलेंगी, 1 मिनट जाइए। पवन राव आपके पास, फिर वो आपके बीच में बोलेंगे, आपको नहीं अच्छा लगेगा।
अब एक एक करके नुपुर आप बोलिए। आ रहा हूं पवन भाई, आऊंगा पवन भाई, मौका दूंगा गद्दारों को बचाने लगता का। है भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर जी का जो तीर था वो सही निशाने पे लगा। गद्दार वही है जो तिलमिला रहे हैं, क्योंकि आप पूछ रहे गद्दार कौन है, जाके कानून पढ़ लीजिए ना, सेडिशन लॉ है, ट्रीजन नाम का एक गैर कानूनी अपराध है, जाके पढ़िए ना। मेरा काम नहीं है लेक्चर देना आपको, और अगर आप इतना तिलमिला रहे हैं, बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब आप ही वो गद्दार हैं जो आप इतना बौखला रहे हैं। लेकिन मैं इतना पूछना चाहूंगी, इस हिसाब से तो जो जजमेंट आया है, आप अमन प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं इनको बोलने नहीं दूंगी, मैं इनको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी। मैं तमीज से डिबेट कर रही हूँ, बदतमीजों की तरह डिबेट नहीं कर सकती मैं। पवन भाई मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस हिसाब से जो जजमेंट आई है, बाकी पैनलिस्ट ने देखिए कादरी जी से सीखिए कैसे करते हैं डिबेट, कादरी जी से सीखिए कैसे करते हैं डिबेट। देखिए कितनी मासूमियत के साथ उंगली खड़े कर रखी है उन्होंने। आ रहा हूं कादरी जी, आ रहा हूं आपके पास, देखिए ना ऐसे करते हैं डिबेट। रुक जाइए, पहले नुपुर बोलेंगे, ऑडियो बंद, पहले नुपुर बोलेंगे, फिर पवन जी मैं आपके पास आऊंगा। नुपुर बोलिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये है पवन राव आपका। चलिए मैं इतना कहना चाहती हूं कि जो हाल ही में सीतापुर के अंदर जो एकदम से माहौल खड़ा किया गया है, सीतापुर के महंत को भी जेल से निकाला जाए, क्यों इतना दबाव बनाया गया कि उनके ऊपर केस दर्ज हो। इस हिसाब से जो आज वो तेलंगाना की स्पेशल कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, सीतापुर के महंत ने भी कुछ हेट स्पीच नहीं दी, कोई गैर कानूनी बयान नहीं दिया। और मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ जो बैठ के बड़े बोल रहे हैं ना अमन जी कि क्या हुआ, कोर्ट का जजमेंट हमारी सराखों पर, ऐसा कुछ नहीं है अमन जी। जब ये अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, जब राम जन्मभूमि की भूमि पूजन होने वाली थी, एक दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा था, बताइएगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है तो, घसी बना और गैर कानूनी ये निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का। और भूल गए हैं क्या, जब 3 तलाक को बैन किया आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो प्रेस वार्ता करके क्या कहा इन धर्म के ठेकेदारों ने, अरे 3 तलाक को बैन मत करो, शौहर गुस्सा जाएगा, अपनी बीवी को जिंदा जला देगा। मैं माफी चाहती हूँ, वो एसआईटी की रिपोर्ट जो अपहेल्ड हुई है बकायदा कोर्ट में, उसके बावजूद आदरणीय मोदी जी को बार बार इस चीज के लिए गलत बताना, जब उनकी कोई गलती मानी नहीं गई। भैया हाजी बिलाल जिसने गोधरा की ट्रेन पे आग लगा दी, हमारे 59 कार सेवकों को जीते जी जला दिया, वो हाजी बिलाल हेट स्पीच वाला नहीं था, वो हाजी बिलाल राइटर दंगाई नहीं था, लेकिन वो मुख्यमंत्री जो बकायदा 2 दिन के अंदर पूरी दंगाई की स्टेट को कंट्रोल किया, वो गलत था। वो सोनिया गांधी जो दिल्ली के दंगों के पहले कहती आर्या पार की लड़ाई है, वो दंगाई नहीं है, वो हेट स्पीच नहीं है। लेकिन देश के गद्दारों को उनके सही मुकाम पे पहुंचाना, ये कह देना ये हेट स्पीच है। अरे ओ पवन राव, तुम गद्दार हो, आज तुमने साबित कर दिया। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी तो कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, ये हेट स्पीच नहीं है तो और क्या है? ये राहुल गांधी ने कहा था एलईटी आतंकवादी संगठन से ज्यादा खतरनाक हिंदू है। ना कभी प्रज्ञा ठाकुर ने गलत बोला, ना कपिल मिश्रा ने गलत बोला, ना अनुराग ठाकुर ने गलत बोला। गलत हो तो तुम हो, तुम जो बखला रहे हो, तुम जो बिल मिला रहे हो, तुम जो तिल मिला रहे हो, तुम गलत हो। तुम्हारा सिक्का ही खोटा है, तुम में ही खोट है पवन राव। देखिए एक चीज है, तुम ही खोटे हो। पवन देखिए आज जितने भी लोग अगर अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को भड़काऊ नहीं कह पा रहे हैं, भड़काऊ तो था ना भाई, वो उसमें उनको बरी कर दिया गया सबूतों के अभाव में। ऐसा तो नहीं कि वो अमृत बरसा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अपने मन में हिंदुओं के लिए जो उनकी भावना है उसका प्रकटीकरण कर रहे हैं। आपकी भी सोच यही है 100 करोड़ हिंदुओं के लिए पवन भाई, आपकी भी यही है कि पुलिस हटा दो, दिखा देंगे कौन किसमें कितनी ताकत है? आपकी भी सोच यही है 100 करोड़ हिंदुओं के लिए? आप ही यही सोचते हैं कि पुलिस हटा दो, दिखा देंगे हम 25 करोड़ 100 करोड़ कौन कितना ताकतवर है? आप कहते हैं ये सही है, ईमानदारी से छोड़िए ना पॉलिटिक्स, AIMIM, बीजेपी, कांग्रेस। मेरे को ये बताइए पवन भाई, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर, पवन राव मेरा सवाल सुनिए, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर पवन एक चीज बताइए, कोई आदमी ये बोलता है, छोड़िए बीजेपी, कांग्रेस, AIMIM, पार्टी आती जाती रहेंगी, देश जरूरी है, कोई आदमी अगर ये बोलता है कि हम 25 करोड़ तुम 100 करोड़ 15 मिनट पुलिस हटा दो, देखते हैं किसमें कितनी ताकत है?
ये भड़काऊ नहीं है, ये भड़काऊ नहीं है, पहले तो मैं बता दूं पुलिस ये भड़काऊ नहीं है। नो पुलिस प्रणाली, पुलिस जो ठीक है, ये इनके मन में देखिए बड़ा बड़ा जहर हिंदुओं को लेकर। पुलिस व्यवस्था स्वायत्त व्यवस्था है, शासन की मंशा को पूरा करने के लिए इस देश के लोगों के ऊपर पीछे पड़े रहते हैं। अनुराग ठाकुर ने भी कोई हेट स्पीच नहीं दी, पुलिस कपिल व्यवस्था मिश्रा ने ने जिस कभी तरह से हेट जो स्पीच नहीं दी, नो ना प्रज्ञा ठाकुर ने कोई गलत काम किया। आज तक इस पूरे विश्व में, अमन मैं आपको बता दूं, कोई ऐसी जजमेंट नहीं है अमन जिसमें किसी भी हिंदू या हिंदू संगठन मैंने सवाल को पूछा, फिर हिंदू टेरर नहीं है, बरी किया गया, किसी स्वामी निर्णय में, असीमानंद को फाइनल बरी निर्णय किया के गया, अंदर। समझौता ब्लास्ट मामले में, मक्का मस्जिद मामले में सबको बरी किया गया, बिल्कुल स्वामी सही। असीमानंद को किया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को किया गया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कन्विक्शन अब तक नहीं हुआ, तो फिर हिंदू टेरर नहीं है, बात खत्म। बाबरी विध्वंस केस में 31 आरोपियों को बरी किया गया, तो फिर बाबरी विध्वंस कोई साजिश नहीं, भाई कोर्ट पे इतना ही भरोसा है। लेकिन एक चीज है मुझे जो आज लग रही है, क्योंकि ये पवन राव जो सामने बैठे हैं ये अपोलोजेटिक नहीं है बिल्कुल, ये कह रहे कहा तो कहा भाई कुछ भी नहीं है, क्या गलत कहा है, 25 करोड़ 100 करोड़ को सबक सिखा देंगे, बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं है। मुझे चक्रपाणी महाराज एक चीज फिर आज आपसे जवाब चाहिए, चक्रपाणी महाराज ये आप लोगों को शायद इनसे सीखने की जरूरत है। फिर अपोलोजेटिक आप लोग क्यों होते हैं इतना, गलत कह दिया सॉरी गलत कह दिया, भाई इनको कोई अफसोस ही नहीं है। मैं कह रहा हूं दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का धर्मांतरण करती है, दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां माइनॉरिटी के चक्कर में मेजॉरिटी को पलायन करना पड़ता है, दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी को देख लेने की धमकी देती है, और फिर ये लोग आकर कहते हैं क्या गलत कहा है, कुछ भी गलत नहीं कहा है। चक्रपाणी महाराज देखिए अमन जी अरे आप पवन जी अब शांत रहिए, बोलने दीजिए, आपका बहुत देर से सुना जा रहा है। आप तो एक बेटी बोल रही है उसको बोलने नहीं दे रहे हैं, नारी की सम्मान कम से कम करना चाहिए। सवाल एक डिबेट में बैठे हो, सबको अपने विचार रखने दीजिए। देखिए बिल्कुल अरे सुनो साबित कर दिए, बेटी ने साबित कर दिया कि गद्दार हो, एक बेटी ने साबित कर दिया कि तुम आप गद्दार हो। आप जैसे जब तक गद्दार रहेंगे, आप जैसे पवन राव जब तक गद्दार रहेंगे देश में, इसी तरह से होता रहेगा। आप तुष्टिकरण, आपको नारी सम्मान करने नहीं आता, आप गद्दारों का समर्थन कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे जो नहीं आता, सीतापुर में जिस तरह की भाषा अमन जी बस करिए, पवन भाई ऑडियो बंद है, पवन का ऑडियो बंद है। अगर अकबरुद्दीन की हेट स्पीच नहीं है तो बजरंग मुनि की भी हेट स्पीच नहीं है। नहीं अब तो फिर कुछ हेट स्पीच है ही नहीं है, अब तो कुछ हेट स्पीच है ही नहीं ना, नो वन गिव हेट स्पीच। मेरा हैशटैग भी है नो वन गिव हेट स्पीच। मुनि भी हेट स्पीच नहीं है, अब तो कुछ हेट स्पीच जैसा पता नहीं कपोल कल्पना है हेट स्पीच। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी का हेट स्पीच नहीं है तो फिर पता नहीं क्या हेट स्पीच है। बोलिए आप, अब आप बोलिए पवन भाई, एक एक करके शांत पवन भाई आराम से, और मौका दूंगा आपको बचाने का। अमन जी हमें तो बोलने का मौका ही आपने नहीं दिया। दे रहा हूं चक्रपाणी जी, चक्रपाणी महाराज आप ही के पास आ रहा हूं। महाराज जी बोलिए ना, गुस्सा क्यों हो रहे हैं, बोलिए। सवाल इस बात का है अमन जी, आप देखिए अगर जो कोई छत्तीसगढ़ में कुछ बयान दिया, वो हमारे महात्मा जेल चले गए, जो हरिद्वार में हुआ जेल चले गए, अभी वो हनुमान मुनि जो बोले वो जेल चले गए, तमाम तुरंत एक बयान पे जेल चले जाते हैं। यहाँ पे वैसी में ऐसी कौन सी पंख लगी है? सवाल इस बात का है कि जेल तो जाइए, वर्षों तक मुकदमा चलता है, उसके बाद बाइज्जत बरी हो जाता है, और उसके बाद पवन जी जैसे और कादरी साहब जैसे लोग आते हैं तो उसकी बचाव करते हैं उसके बाद, जबकि जो हिंदुओं के पक्ष में वही कोर्ट निर्णय कर देता है तो इसका विरोध करते हैं, चाहे राम मंदिर का निर्णय हो या कोई भी, या हिजाब के, यानी कि जो इनको सूट करे उस कानून को मानेंगे तभी वो सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करेंगे, या कोर्ट को जो इनके पक्ष में नहीं आएगा उसको नहीं मानेंगे। सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक ये देश इसको सहता रहेगा? तो ये बिल्कुल इसका एक अंजाम होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे सुनो, कौन बोल रहा है? फिर बीच में बोलने लगे, फिर बीच में ओवैसी के प्रवक्ता है महाराज जी, ओवैसी के प्रवक्ता है। देश के लिए घातक है, पवन जी जैसे लोग देश के घातक है जो सही को सही नहीं बोल पा रहे। अब सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा आप जैसे लोग देश के खिलाफ इस प्रकार की चीजें करिएगा। इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे। विष्णु जैन, मैं सुबुई आपके पास आ रहा हूँ, फिर कादरी जी आऊंगा। के पन्ने खोलेंगे, मैं कादरी साहब मैं आपके पास आऊंगा, विष्णु जैन पहले, उसके बाद कादरी जी और सुबुई। लेकिन पहले मैं सुबई, पहले आपके पास आ रहा हूं। मेरे को एक चीज बताइए, जितने भी लोग, सुबुई एक मिनट, सुबुई पहले, सुबुई फिर विष्णु भाई।
सुबह एक चीज बताइए, जितने भी लोग आज बचा रहे हैं इस स्टेटमेंट को, ये अकबरुद्दीन के पक्ष में बात इनके अंदर से आ रही है या हिंदुओं के खिलाफ खुन्नस बोल रही है बात? क्योंकि इनका बयान को तो कोई नहीं बचाएगा, या तो हिंदुओं से खुन्नस इसलिए इस बयान के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, यही है स्टेटमेंट मेरे ख्याल से, और क्या वजह होगी? वरना कोई बच्चा भी बता देगा भड़का हुआ है भैया। जी अमन, मैं दो पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ, उसके बाद पूरी डिबेट पे मुझे मत बुलवाइएगा। नहीं। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि ज्यूज के साथ हुई हिंसा उन्होंने आज तक भूलने नहीं दी। उन्होंने एंटी सेमिटिज्म करके एक शब्द है जो बताते हैं कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ। मैं जितने भी बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध जन है भारत के, सबसे अपील करती हूँ कि हिंदू हेटरेट के लिए हमें भी कोई एक शब्द का एक चुनाव करना होगा और हमें भी अपने बच्चों को बताना होगा कि हिंदू हेटरेट नाम की चीज है। हिंदू नफरत या जो खुन्नस आपने शब्द किया, उसी के कारण ही हमारे साथ होता है। आपका सिग्नल ही चला गया विष्णु जाना, आप फ्रीज हो गया। मैं आपके पास आऊंगा, सुबह दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विष्णु जाना आप बोल लीजिए। विष्णु भाई बोलिए। विष्णु भाई, मतलब ये अकबरुद्दीन अमन जी आज मैं बड़ा शौक बोल रही है विष्णु भाई? अमन जी आज मैं बड़ा शौक हूँ, यहाँ पे AIM MIM के प्रवक्ता बराबर कंटिन्यूस बोल रहे थे और उन्होंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया सारी चीज़ों पे। आपके चैनल पे भी आरोप लगा दिया TRP का। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि आपका चैनल अकबरुद्दीन ओवैसी या ओवैसी की TRP से चलता है कि नहीं चलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जरा AIM पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए क्या इन्होंने अपनी पार्टी का संविधान पढ़ा है? चैलेंज करके कह रहा हूँ अमन जी आपके चैनल पे। अगर ये AIMIM के प्रवक्ता हैं तो अपॉइंट करने से पहले ओवैसी जी ने इनसे कहा होगा भैया ये हमने संविधान इलेक्शन कमीशन में दिया है मेरी पार्टी का, जरा इसको पढ़ लो। अमन जी इनको पता भी नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। पहली बात, अगर पता हो तो पढ़ के बता दें, और नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। पता है पवन जी, पता है कि नहीं पता? बताए बता दीजिए क्या है उसमें, बता दीजिए जरा आज अमन जी को बता दीजिए। और मैं चाहता हूँ आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ कि आप किस एंगल पे लेकर के इसको जाना चाह रहे हैं। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। हेट स्पीच है अमन जी, पूरा का पूरा पार्टी का संविधान हेट स्पीच है, पूरा का पूरा पार्टी मुस्लिम लीग पार्ट 2 है। और आज यहाँ पे बैठ के सेकुलरिज्म का यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, ये इनसे सबसे बड़ा ढोंग है, सबसे बड़ा ढोंग। और अमन जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अमन जी देखिए ऐसे तो डिबेट, अमन जी ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती है। अमन जी ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती है कि आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे। ये बोल पवन जी, अब आप बोलिएगा, आपको हम लोग सुन रहे थे, हमारी बात सुन रही है। कादरी जी वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना है। विष्णु भाई आप कंप्लीट करिए। अमन जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, कितनी बड़ी विडंबना है आज इस देश की सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, कांग्रेस के दिग्गज नेता, बड़े वकील कोर्ट में हेट स्पीच को मेंशन कर रहे थे और कह रहे थे साहब हिमाचल में हेट स्पीच होने वाली है, बंद कर दीजिए, रोक दीजिए। और वहीं पे वहां से एक भी जबान नहीं निकली कोर्ट में जो ओवैसी ने कहा है या जो बाकी मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं। तो सवाल यह है कि आपने हेट स्पीच को सिर्फ एक और एक वर्ग के खिलाफ बना रखा है। अगर मुस्लिम समुदाय का कोई लोग बोले तो हेट स्पीच नहीं है, अगर क्रिश्चियन बोले तो हेट स्पीच नहीं है, आप कन्वर्जन करते रहो हेट स्पीच नहीं है, आप धर्म के नाम पे वोट मांगते रहो हेट स्पीच नहीं है। पर जैसे हिंदू बोलेगा आप उनको जेल में अंदर डाल दोगे। जंतर मंतर पे क्या किया अमन जी, मैंने तो वो केस लड़ा है, अश्वनी उपाध्याय ने कुछ नहीं बोला, जितने निर्दोष लोग थे उनको आपने जेल में डाल दिया। और जो एक बच्चे ने बोला था उसको आपको जेल में डालना चाहिए था, उसके बजाय बाकी जिसको मिला सबको जेल में डाल दिया। और यही ये लोग चाहते हैं। अभी बुराड़ी में इन्होंने यही षड्यंत्र रचा, बुराड़ी में अमन जी यही षड्यंत्र रखा। हिंदू महापंचायत में सारे पत्रकार घुस गए और वहां पे झूठा आरोप लगा दिया कि हमें मारा गया, हमें पीटा गया। तो अमन जी सवाल ये है, मैं आपसे कह रहा हूं अमन जी इनसे कहिए अपने पार्टी का संविधान आज आपके चैनल पे पढ़ें। अगर इनके पार्टी का संविधान इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वैलिड है तो अपने पार्टी का संविधान अमन जी के सामने पढ़िए और मैं मान जाऊंगा कि आप इस देश के सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं। मैं चाहता हूं कि अपने पार्टी का संविधान यहाँ पढ़े। और अमन जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पवन जी की गिनती इस देश में इतिहास में विभीषण के नाम से होगी। विभीषण और मान सिंह के कैटेगरी में जाने जाएंगे। नहीं क्या है संविधान में, क्या है संविधान कैसे हेट स्पीच है, संविधान कैसे हेट स्पीच है? एक बार विष्णु को दिखाइए स्क्रीन पर। विष्णु हेट स्पीच कैसे है? विष्णु इनका संविधान हेट स्पीच कैसे है? विष्णु को दिखाइए एक बार। मैं बता रहा हूँ
अमन जी मैं बता रहा हूं जो इन्होंने संविधान इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी का दिया है उसमें पूरे इनके एम और ऑब्जेक्ट्स मुस्लिम्स के लिए हैं। इनको हिंदू नहीं दिखा, इनको इस देश का नागरिक नहीं दिखा, पूरी की पूरी पार्टी मुस्लिम्स के लिए बनी हुई है कि हम मुस्लिम्स के उत्थान के लिए काम करेंगे। हम वो है पार्टी ऑल इंडिया मजलिस मुसलमीन। तो आज जो एक पार्टी धर्म विशेष के लिए बनी हुई है, आज वो हमें यहाँ पे सेकुलरिज्म का लेक्चर दे रही है। आज हमें यहाँ पे सेकुलरिज्म का लेक्चर दे रही है। ये मुस्लिम लीग हसीन सपने थोड़ी ना देखेगी वो पार्टी भाई। वो बनी एक धर्म के लिए बनी होगी पार्टी। अमन जी मैं यही वो बात कह रहा हूँ। हिंदुओं की बर्बादी की हसीन सपने देख लेगी और हम बैठे रहेंगे आप पर हाथ धरकर। चलिए ठीक है, मैं एक मिनट कादरी जी के पास जा रहा हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, फिर मैं नूपुर आपके पास आऊंगा। मैं एक बार कादरी जी आप बोल लीजिए, एक बार जल्दी से कादरी जी आप बोल लीजिए मुझे, फिर जल्दी से कादरी जी 25 करोड़ 100 करोड़ पर भारी और ये गलत है या सही है? कादरी जी गलत या सही? नहीं साहब, अब सुनिए अमन साहब, मुझे तकलीफ का आप लोगों की पूरे एहसास है। हमारी नुपुर बहन हो, आचार्य जी हो, आप हो, सब लोग कितनी तकलीफ में मुझे बखूबी अंदाज़ा है। मैं आपकी तकलीफ का एहसास कर सकता हूँ, लेकिन न्यायालय के आदेश के आगे लगा था आपको भी तकलीफ हो कि ऐसी स्टेटमेंट से मैं कुछ कर सकता हूं। आप तो बड़ी बातें करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की भाईचारे की। आपको हंसी आ रही है, मजाक वो हिंदुओं को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और आप खुश हैं। आप सबको पूरा टाइम देते हैं, हमें टाइम नहीं देते। साहब क्या भाईचारे वाले आदमी हैं और आप कह रहे हैं कि हम मुझे दुख नहीं हो रहा। आप तो मेरे भाई है। जी हाँ भाई, वो भाई को काटने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आपको दुख हो रहा है। मेरे भारतीय भाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट पीएम सुनिए ना सर। को नहीं ले पाते, तो इसलिए जो फंसे हुए नागरिक थे उनकी हिम्मत का भी बड़ा महत्व रहता है। आपने खुद को संभाला, लोगों को हिम्मत दी और बाकी का हमारी बचाव कर्मियों ने पूरा कर दिया। और मुझे खुशी की बात है कि वहां के नागरिक उस इलाके के, उन्होंने जिस प्रकार से 24 घंटे रात रह करके सारी आप लोगों की मदद की, वहां जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास किया, जो भी उनके पास समझ थी, साधन थे, लेकिन समर्पण बहुत बड़ा था इन नागरिकों का। ये सारे नागरिक भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। देखिए हाँ, इस आपदा ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि जब भी देश में कोई संकट होता है तो हम सब मिलकर एक साथ जब उन संकट से मोर्चा लेते हैं और उस संकट से निकलकर दिखाते हैं। सबके प्रयास ने इस आपदा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं बाबा धाम के स्थानीय लोगों की भी प्रशंसा करूंगा कि जैसे उन्होंने इस प्रकार से पूरी मदद की है। एक बार फिर प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सभी घायलों की जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और आप जो लोग इस ऑपरेशन में लगे थे, आप सबसे मेरा आग्रह है, क्योंकि इस प्रकार के ऑपरेशन, क्योंकि बाढ़, स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और आप जो लोग इस ऑपरेशन में लगे थे, आप सबसे मेरा आग्रह है, क्योंकि इस प्रकार के ऑपरेशन, क्योंकि बाढ़ आना, बारिश होना, ये सबको आपको रोज का काम हो जाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत रेयर होती है। इसके विषय में जो भी अनुभव है उसको बहुत ढंग से आप लिख लीजिए। एक प्रकार से आप मैन्युअल बना सकते हैं। और हमारे जितने फोर्सेस ने इसमें काम किया है, एक डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि आगे हमारे पास ट्रेनिंग का भी ये हिस्सा रहे कि ऐसे समय किन किन चैलेंजेस आती हैं, इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए क्या, क्योंकि मुझे अब पहले ही दिन जब शाम को मेरे पास आया कि साहब हेलीकॉप्टर ले जाना मुश्किल है, क्योंकि तार इतनी वाइब्रेशन झेल ही नहीं पाएंगे, तो मैं स्वयं भी चिंता में था कि अब क्या रास्ता निकाला जाएगा। यानी एक एक ऐसे पड़ाव की आपको जानकारी है, आपने अनुभव किया है। जितना जल्दी अच्छे ढंग से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो हमारी सभी व्यवस्थाओं को आगे ट्रेनिंग का उसका हम हिस्सा बना सकते हैं। आपको बता दें 2000 फीट की ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था देवघर और 46 लोगों की जान बचाई गई थी। 50 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। उन्हीं जाबाजों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे। नुपुर, अब आप बोल लीजिए। नुपुर, देखिए, अभी विष्णु जी ने AIMIM के संविधान की बात करी। वो हेट स्पीच संविधान के साथ इनका एक हेट वर्क भी है। इनके कर्म और धर्म दोनों ही नफरत फैलाने वाले हैं।
इसी भाषण का हिस्सा है अमन जी, भूलिएगा नहीं। तस्लीमा नसरीन कहाँ है, नजर नहीं आई, बोल गए। एआईएमआईएम के हुड़दंगों ने कैसे बवाल काट दिया था एक महिला लेखिका के ऊपर। और ये भी भूल जाए, सितंबर 14, 2021 को दिल्ली के अंदर एआईएमआईएम का लीडर रियाजुद्दीन अपनी बीवी को 3 तलाक देने के 9 साल बाद अपने दोस्त के साथ पहुंच गया हलाला करवाने। तो इनके कर्म ही हेट स्पीच और हेट वॉक वाले हैं। तो कृपया करके जो पवन जी आप बौखला रहे हैं ना गद्दारों की तरह, ये जो गद्दार है, आज साफ हो गया गद्दार कौन है। आज साफ हो गया अमन, गद्दार कौन है। महाराज जी ने भी पकड़ लिया, आपके दर्शकों ने पकड़ लिया और देश ने देख लिया। मैं दोबारा दोहराऊंगी, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी की हेट स्पीच नहीं है तो मैं कहूंगी महंत बजरंग मुनि की भी हेट स्पीच नहीं है। कोर्ट से तो बरी हो गए इनके नेता, लेकिन इसलिए तो यार शायद पवन जी बार बार मुस्कुरा रहे थे, कोर्ट से तो बरी हो गए। अच्छा चलिए आप पवन जी आप बोल लीजिए, मेरे ख्याल से पवन जी को ऑडियो दे लीजिए। पवन जी आप बोलिए, फिर कादरी जी मैं आपको कंक्लूडिंग कमेंट के लिए मंच दूंगा। कादरी साहब आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले पवन भाई बोल लीजिए। बोलिए पवन भाई, बोलिए पवन भाई। मैडम नुपुर जी को द ऑर्गेनाइजर भी पढ़ना चाहिए। उसमें पढ़ना चाहिए कि किस तरह से इस देश में 2 समाज, एससी समाज जिसको पहले अरे आप रहने दीजिए, शूद्र का, आपके वारिस पठान ने गणपति बप्पा मैया मोरिया बोल दिया तो माफी मांगनी पड़ गई थी। ये आपका सेक्युलरिज्म है, आपकी पार्टी के नाम, आपकी पार्टी है धर्म विशेष। आप यहाँ पे क्या सरमन दे रहे हैं, फतवा देने आए हैं क्या यहाँ पे आप टीवी के ऊपर फतवा आगे भी ऐसे बयान देंगे। चलिए छोड़िए, आगे की बात करते हैं, आगे की बात करेंगे। पठान को तो थूक के चाटना पड़ गया था। भगवान का नाम विष्णु जी आ रहा हूँ। पवन क्या अब आगे भी ऐसे बयान दिए जाएंगे, क्योंकि अब मतलब क्योंकि अब ये हेट स्पीच नहीं है तो आगे भी ऐसे बयान देंगे, धमकियां दी जाएंगी हिंदुओं को? नहीं, हमारी तरफ से कभी कोई धमकी नहीं दी, हमने हक और अधिकार की बात कही। नहीं, 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, 25 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। अली कादरी ऑडियो बंद है बाकी सबका। अली कादरी जी और विष्णु भाई आप बोलेंगे, आप बोलिए पहले। अली कादरी जी आप बोल लीजिए, बोलिए अब आप, मैंने आपको बीच में टोक दिया था, बोलिए। देखिए सर, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं सर कि ये जो भी है कोर्ट का डिसीजन है, इस पर टिप्पणी ख़तई तौर पे हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग आगे ऊपर की कोर्ट में जाना चाहते हैं वो सक्षम में जा सकते हैं। रहा सवाल कि जो फिलवक्त जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है वो काम को सपोर्ट करें। हम खुद चाहते हैं कि हमारे देश में सौहार्द पैदा हो और ना हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोले ना मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोले। अभी आपने मोदी जी का भाषण सुनाया, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको कैसा सौहार्द मैडम जरा थोड़ा भाईचारा बेचारा तो हम बन गए। मैं आपको कह रहा हूँ ना आप रहने दीजिए, बोल दीजिए भगवान राम के मंदिर का निर्माण वही उसी जगह होना चाहिए था। ये घासी बना और गैर कानूनी फैसला, जैसी बात करने की क्या जरूरत थी? धर्म के कह रहे हैं आपके साथ वो बोलिए अकबरुद्दीन का बयान फिर भड़काऊ था ना, आपका भाईचारा डिस्टर्ब नहीं होता। खारिज करो, हमारे देश को बांटेगा। हाँ बोलिए विष्णु बोलिए। नहीं फिर कादरी साहब फिर इससे भी भाईचारा डिस्टर्ब होता है ऐसे बयान से। कादरी साहब जी हाँ बोलिए विष्णु। अमन जी मैं कादरी साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत आज खुशी ना मनाएं, बहुत ही जल्दी वो दिन आएगा हम दोबारा डिबेट करेंगे और जो इनका आज एक्विटल हुआ है ये कन्विक्शन में कन्वर्ट होगा और जब कन्वर्ट होगा तब दोबारा डिबेट करेंगे। और इनकी ये आज लाइन जरा मैं बिल्कुल चैलेंज करूंगा, मैं बिल्कुल चैलेंज करने जा रहा हूं। मैंने तो आपके चैनल पे बोला है हम चैलेंज करने जा रहे हैं इसको, जो भी उच्च अदालत है उसमें हम चैलेंज करेंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में, हम इसको चैलेंज करेंगे और तब दोबारा कादरी साहब के साथ डिबेट करेंगे और इनको। शुक्रिया आप सबका। 100 बात की एक बात।